नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले मैं गुजरात के कुछ लोगों से जुड़ा हुआ था। महाराष्ट्र से भी कई लोग फोन कर रहे थे, इनमें मेरे कई जानने वाले भी थे। उनका कहना था कि अचानक हुई बारिश ने पूरे सिस्टम को फेल करके रख दिया है। गुजरात में कुछ जगहों पर तो 500 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। सुन के मैं हैरान रह गया। इतनी तो पूरे मानसून में बारिश नहीं होती। 300 मिलीमीटर तक गई थी हिमाचल में जब इतने ज्यादा नुकसान हुआ। वाकई ही डराने वाली सिचुएशन है। इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट की सिग्नेचर स्टोरी में बाढ़ की तबाही से जो दस्तक हुई है, जो दस्तखत किए गए हैं बाढ़ ने अपने, वो दिखाना बहुत जरूरी है। गुजरात और महाराष्ट्र से हमारे रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट्स पर तैनात हैं। उन्होंने जो रिपोर्ट्स भेजी हैं चौंकाने वाली हैं। सवाल ये है कि कुदरत क्या कर रही है? इंसान से सैलाब की शक्ल में बदला ले रही है। दूसरों की जमीन हड़पने वाला पड़ोसी मुल्क, पता है ना आपको, चीन की बात कर रहा हूं, एम फैक्टर की चपेट में आ गया है। महंगाई और मंदी के कॉकटेल से चीन की हालत खराब हो रही है। और चीन की इस मंदी का इंडिया की मंडी पर कैसा असर होगा, आज एक्सक्लूसिव में विस्तार से आपको बताना है। आज पब्लिक प्लेटफॉर्म में उन जज साहब की बात करेंगे जिन्हें ट्रेन में सफर करने के लिए 3 घंटे स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा। जज साहब गुस्सा हुए, नाराज हुए, नोटिस जारी कर दिया। करोड़ों लोगों को इस तकलीफ को रोज झेलना पड़ता है। शो के आखिर में पब्लिक इंटरेस्ट की खबर के असर की बात करेंगे। अभी 2 दिन हुए हैं और असर नजर आने लग गया है। बड़ा अच्छा लगा। कल हमने मुंबई के स्कूल की स्टोरी दिखाई थी आपको। बच्चों के बैठने की जगह का इंतजाम नहीं था। आज बीएमसी वहां पहुंची, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बच्चे बड़े खुश थे। आज आपको ये स्टोरी भी दिखाएंगे विस्तार से। पहले सिग्नेचर स्टोरी में बात कर लेते हैं। हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली के बाद अब गुजरात और महाराष्ट्र बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं। कई गांव, कई शहर, उनमें पानी भर गया है। भारी बारिश के चलते मुंबई के स्कूलों में कल छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। इस बीच ऐतिहासिक मंदिरों और मीनारों की चौखट तक पानी पहुंच गया। वहां जाकर दस्तक दे दी पानी ने। हैरान रह गए हम ये तस्वीरें देख के। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के मंदिर हों या फिर आगरा का ताजमहल, सबने देखा है 8वां अजूबा। दर्शन और दीदार करने वालों के रास्ते में सैलाब आने लगा है, यानी पानी आने लगा है जो यहां जाते हैं। बारिश की वजह से ताजमहल और सोमनाथ जाने वाले बाहरी संख्या वाले लोगों में गिरावट आई है। 15,000 से ज्यादा लोग आमतौर पर जाते हैं, लेकिन इस 15 जुलाई का हमने आंकड़ा उठाया तो पता लगा कि ताजमहल देखने के लिए 21,000 लोग गए थे 15 तारीख तक। और आज हमने 19 जुलाई का आंकड़ा उठाया तो वो रह गए 10,000, और बीच में ये संख्या 21,000 थी। आप अंदाजा लगाइए कि 1/3 आ गई है। कहां 22, 25 और इतने हजार में लोग पहुंच गए हैं 10,000 तक। सैलाब ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। इसकी डिटेल्स जान लीजिए कि ये ब्रेक कैसे लगे। गुजरात के राजकोट में गाड़ियां जल समाधि में हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पहाड़ दरक रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। आगरा में ताजमहल की दहलीज तक बाढ़ का पानी आ पहुंचा है। सैलाब काल में आपका स्वागत है। जब अंत निकट आता है, आसमान फट जाता है। कुदरत की रजा है, सजा है या इंसान की कजा है? शब्द शून्य है, तस्वीरें बोल रही हैं। ये कुछ और नहीं, धरती का क्रोध काल है। हिंदुस्तान में मॉनसून की हाफ सेंचुरी लग चुकी है, मगर बारिश और बाढ़ की बर्बादी का कहर जारी है। और इंसान के लिए तो ये टेंशन का टॉप गियर है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक बारिश का आफ्टर इफेक्ट दिखाई दे रहा है। गुजरात के कुछ इलाकों में इतनी बारिश हो गई जितनी पूरे सीजन में नहीं होती थी। जरा सोचिए, चंद घंटों में 500 मिलीमीटर बारिश हो गई। वेरावल, राजकोट में इंसान मुसीबत में है।
रेस्क्यू शुरू हो चुका है। हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। रत्नागिरी में कई इलाके पानी में डूब गए। दिल्ली कुछ दिन पहले डूबी थी गले गले पानी तक। अब यमुना का पानी मथुरा आगरा पहुंच गया है। ताजमहल के प्रेमाइसेस में पानी दस्तक दे चुका है। 1978 में भी ताजमहल के अंदर पानी चला गया था और इस 45 साल बाद भी ताजमहल के दीवारों को छूती हुई यमुना को आप देख सकते हैं। ये जो यमुना का भीषण रूप आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ केवल जो स्मारकों का शहर है आगरा, उसमें ताजमहल, एतमादौला, मेहताब बाग, चीनी का रोजा, राम बाग समेत कई स्मारक जो बने हुए हैं वो यमुना में डूबे हुए हैं। गुजरात में सैलाब का मीटर डाउन है। हमारे रिपोर्टर चप्पे चप्पे पर पहुंच गए। राजकोट के धोराजी में भारी बारिश हो गई। गाड़ियां तिनके की तरह बहने लगी। जब गले गले तक पानी आ गया तो 70 लोगों को सेफ जोन में पहुंचाया गया। बारिश कितनी ज्यादा थी, अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1 जून से 18 जून तक देश में 321.8 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि राजकोट में चंद घंटे में ही 500 मिलीमीटर पानी बरस गया। दरअसल गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में बारिश का कमबैक हुआ है। गिर सोमनाथ, जूनागढ़ जैसे जिले त्रासदी झेलने को मजबूर हैं। कहीं 20 इंच, कहीं 12 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई। जूनागढ़ में बारिश के चलते कई गांव दूसरे इलाकों से कट गए। जो गिर सोमनाथ और जूनागढ़ है, वहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश है। जो अलग अलग नदियां है वो भी दिख रही है कि भारी बारिश के कारण यहाँ पे भारी पूर है और अनेक जो अलग अलग जो गांव है उसमें भी भारी पूर के कारण परिस्थिति विकट बन गई है। एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है। हिमाचल और उत्तराखंड में पिछले दिनों जोरदार बारिश हुई थी। इसकी तस्वीरें आपने देखी। उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने लगे। इस बार आफत चीन बॉर्डर के पास आई है। सवाल गंभीर हैं, लेकिन वाजिब भी। क्या ये सब आने वाले महाविनाश के संकेत हैं? क्या मॉनसून का बैलेंस शिफ्ट होना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है? और अगर ऐसा है तो फिर ये आपके और हमारे लिए खतरे की घंटी है। हम बाढ़ से परेशान हैं तो एशिया और पश्चिमी देशों में गर्मी से बेहाल हैं लोग। सुनकर होश उड़ जाएंगे कि भारत में पानी जीने नहीं दे रहा और विदेशों में गर्मी। यूरोप में हीट इमरजेंसी का अलर्ट जारी हो गया है और चीन के कुछ इलाके जो हैं वो 52 डिग्री सेल्सियस तप रहे हैं। सोचिए 52 डिग्री। मैं इराक कई बार गया हूं, मैंने वहां भी नहीं देखा इतना तापमान। इन देशों में गर्मी ने 44 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। आफत की ये बारिश और गर्मी आखिर क्यों बढ़ रही है? हमें चिंता होती है आपकी सेहत को लेकर, इसलिए ये सवाल किया और ये पड़ताल भी कर रहे हैं। क्या इस पूरे बदलते कुदरती वातावरण का इसका कोई कनेक्शन है ग्लोबल वार्मिंग से? दुनिया बड़े खतरे में है। खतरा ग्लोबल वार्मिंग का है। कुदरत जैसे बदला लेने लगी है। क्यों आसमान से आग और पानी का कॉकटेल बरस रहा है? 6 तस्वीरें इसकी गवाह हैं। भारत के 20 राज्य बाढ़ में डूबे हैं। हालात बहुत बुरे हैं। अमेरिका और चीन भीषण गर्मी की चपेट में है। चीन में तो पारा 52 डिग्री के पार पहुंच गया। दक्षिण कोरिया बाढ़ में गले तक डूबा है। जापान भी गर्मी से सुलग रहा है। यूरोप का हाल तो और भी बुरा है। इटली और ग्रीस जैसे देशों में हीट इमरजेंसी लग गई। ग्लोबल वार्मिंग पर WHO ने अलर्ट जारी किया है। यूरोप में हीट वेव और बढ़ सकती है। 48 डिग्री की गर्मी में इटली और ग्रीस पहले ही झुलस रहे हैं। खतरा और बड़ा है। यूरोप में पारा 52 डिग्री सेल्सियस पार कर सकता है, ऐसा अनुमान
लगाया गया है। सुपर पावर अमेरिका भी प्रचंड गर्मी का तांडव झेल रहा है। पारा 42 डिग्री पार है, जो 25 जुलाई तक हाफ सेंचुरी लगा सकता है। चीन जैसे मुल्क की हालत तो और डरावनी है। चीन के कई शहरों में आग बरस रही है। तापमान 52 डिग्री से ऊपर तो है ही। झुलसाने वाली गर्मी के बीच चीन पर तालीम नाम का तूफान काल बनकर मंडरा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का साइड इफेक्ट तो ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया भी झेल रहा है। आमतौर पर ठंडे रहने वाले ब्रिटेन में भी भीषण गर्मी है, जबकि दक्षिण कोरिया में बेमौसम बरसात से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है ये सब। 5 जुलाई से दुनिया रिकॉर्ड तोड़ गर्मी महसूस कर रही है। खबरदार होने की जरूरत क्यों है, ये भी समझना जरूरी है। पूरी दुनिया में 1979 के बाद पहली बार गर्मी में इतना बड़ा इजाफा हुआ है। गर्मी ने 44 साल के रिकॉर्ड तोड़े हैं। 3 जुलाई को दुनिया का औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस था। 5 जुलाई दुनिया का सबसे गर्म दिन था। औसत तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये आगे और बढ़ सकता है, इसका अंदेशा भी मौसम विभाग के वैज्ञानिक जता रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि ये कोई तापमान है, ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ बात हो रही है पूरी दुनिया के औसत तापमान की। ये टेम्परेचर नॉर्थ और साउथ पोल के एवरेज तापमान है। इस साल जून का महीना पिछले साल के जून से 0.2 सेल्सियस ज्यादा गर्म था। अमेरिका, चीन और यूरोप के कई देश हमसे ज्यादा विकसित हैं। अचानक मौसम में आए बदलाव से ये देश बेहद परेशान हैं। यानी अगर हम आज नहीं सुधरे तो आने वाला वक्त और भी प्रलय ला सकता है। जहाँ हम घूमने जाते हैं वहाँ देखा आपने गर्मी से क्या हाल है। हम पानी से परेशान हैं और वो गर्मी से परेशान हैं। यही हालात भारत में भी बन सकते हैं, क्योंकि ये जो सभी आपने गर्मी और बाढ़ से परेशान मुल्क देखे, ये सब भारत से ज़्यादा विकसित हैं। यहाँ पर ज़्यादा अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन कुदरत से खिलवाड़ से ये साधन संपन्न देश भी निपट नहीं पा रहे हैं। तो फिर भारत में अगर ये हालात बनते हैं तो सोचिए वो कितने भयानक रूप ले सकते हैं। आज हम इस मॉनसून में पानी पानी हो रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग डुबाती और झुलसाती एक साथ है। हमारे यहाँ ना वातावरण को लेकर अक्सर जो है वो लोग परवाह नहीं करते हैं, इसलिए मुझे ये रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताना पड़ रहा है। एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि अकेले बाढ़ से दुनिया में सिर्फ एक साल में करीब 2.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। फैसला आपको करना है कि हम हालात से बचने के लिए आज से क्या कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए। अगर मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ के कहीं काम की जा सकता हूँ, ट्रेन से जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। घर के 4 लोग हैं, 4 गाड़ियाँ हैं, चारों गाड़ी रास्ते पे आ जाती, इतना फ्यूल कंबशन होता है, वो नहीं करना चाहिए। तो हम कब से बोल रहे हैं सरकार भी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, ये नहीं हो रहा है। अभी फ्यूल कंजम्पशन, अभी किसी ऑफिस में, जैसे मेरा भी ऑफिस सुने कि अगर हम एक बल्ब से, एक ट्यूबलाइट से ऑफिस चला सकते हैं, घर चला सकते हैं, जब पढ़ने का नहीं है, खाली बैठना है घर में, तो आपको ब्राइट लाइट क्यों चाहिए? सुन लिया ना आपने, अमेरिका और चीन जैसे मुल्क तकनीकी और मैन पावर से संपन्न है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, ये तुलना कर रहे हैं। लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आती है और उससे लड़ने की बात आती है तो हम किसी से पीछे नहीं है, अरेंजमेंट पूरा है।
लेकिन कई चीज़ों में सावधानी बहुत ज़रूरी होती है। आपको दिखाते हैं कि आपदा के टाइम हमारे पास क्या क्या है, मुल्क में मौजूद क्या है। देश में हमारे पास एनडीआरएफ के 16 बटालियन हैं, कुल मिलाकर 18,000 के आसपास जवान हैं। लेकिन हमारी संख्या भी बहुत बड़ी है, देश भी बहुत बड़ा है, ध्यान रखिए। हर स्टेट में एसडीआरएफ अलग से है। कुल आपदा प्रबंधन कर्मचारी अगर एसडीआरएफ की बात करें तो 12,000 हैं और दोनों मिलाकर तकरीबन 30,000 का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मैन पावर का है। अब अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका में फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी है, उसमें 20,000 वर्कर्स काम करते हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर अमेरिका उसको 50,000 तक कर सकता है, क्योंकि वहाँ जो टोर्नेडो वगैरह आते हैं और जिस तरह का वहाँ सुनामी क्राइसिस आता है उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। चीन में डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के करीब 50,000 जवान एक्टिव रहते हैं। वो भी बड़ा देश है, इसलिए उन्होंने थोड़ी संख्या ज़्यादा रखी हुई है। हम सब घर में बात करते हैं कि क्या मौसम बदल रहा है, ये हो क्या रहा है यार। हमारी ऋतुएं बदल रही हैं, मुझे लगता है इंसान बदल रहा है, हम बदल रहे हैं, हमारी आदतें बदल रही हैं। और इन दोनों को मिला दें तो हमने वातावरण को बदल दिया। ग्लोबल वार्मिंग का असर यूरोप, अमेरिका और चीन पर तो पड़ा ही है, लेकिन हम नहीं सुधरे। अगर हम लोग नहीं सुधरे तो अगली पीढ़ी के लिए और अपनी आपदाएं बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं और हम और दिक्कतें उनको देकर जाएंगे। ये समझ लीजिए। ये बार बार कंस्ट्रक्शन, होटल, प्रॉपर्टी बना लो, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बाढ़ बारिश से आगे वो खबर जिस पर आपको सावधान करना बहुत जरूरी है। बाढ़ से आगे बढ़ गए हैं अब। मसला काम धंधे, व्यापार, देश की इकोनॉमी से जुड़ा है, इसलिए गौर से सुनिएगा इस खबर को। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ चीन में आर्थिक मंदी बहुत तेजी से आ रही है। इस मंदी का असर पूरी दुनिया पर होगा, क्योंकि चीन सभी को कुछ ना कुछ सप्लाई करता है, कुछ ना कुछ उनसे लेता है। तो भारत इससे अछूता रहेगा अगर इकोनॉमी का उसकी का फर्क सब जगह पड़ेगा। हमारे देश के भी कई छोटे बड़े कारोबार चीन पर निर्भर है। कहीं से कोई कच्चा माल मंगवाता है तो कोई बना बनाया ही मंगवा लेता है। चीन में मंदा खराब ना कर दे आपका धंधा, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में यह समझिए कि चीन की मंदी आई है तो क्यों आई। 军事战略指导，发展人民战争战略战术，打造强大战略威慑力量体系。 सुना जिनपिंग को आपने? 16 अक्टूबर 2022 को जिनपिंग कैसी कैसी डींगे हाँक रहे थे, क्योंकि तीसरी बार राष्ट्रपति जो बने थे। 一过去， चीन को सुपर पावर की तरह पेश कर रहे थे, लेकिन 9 महीने के अंदर दिखावे का गुब्बारा फट गया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पर मंदी का जबरदस्त अटैक हुआ है। जिस देश को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, वहां से इकोनॉमी डूबने के रेड सिग्नल आने लगे हैं। बिजनेस की भाषा में कहें तो सुस्त इकोनॉमी, एक्सपोर्ट का घट जाना और ग्लोबल कंपनीज का पलायन चीन के जहाज के डूबने के पीछे के यही 3 बड़े फैक्टर बताए जा रहे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी और अमेरिका से डायरेक्ट पंगा लेना चीन की मंदी का बिग फैक्टर बताया जा रहा है। लंबे लॉकडाउन ने चीन में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को जो डैमेज किया, उसकी भरपाई अभी तक ना तो हो पाई है और ना ही इसके होने के आसार नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इस वक्त दुनिया में चीन की डूबती इकोनॉमी के चर्चे क्यों हैं? दरअसल 17 जुलाई को चीन के दूसरे सबसे बड़े रियल एस्टेट ग्रुप एवरग्रांडे ने अपनी 2 साल की अर्निंग रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को 2 साल में $81 बिलियन का नुकसान हुआ। यह हाल उस कंपनी का है जिसे फॉर्च्यून ग्लोबल ने दुनिया की सबसे प्रॉफिट वाली 500 कंपनियों में से 122वें नंबर पर रखा था। कोरोना के बाद से चीन में रियल एस्टेट कंपनियां नकदी के संकट से दो चार हो रही हैं। कर्ज ना चुका पाने की वजह से बड़ी बड़ी चीनी कंपनियां
दिवालिया हो चुकी हैं। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 21% युवा बेरोजगार हैं। शी जिनपिंग के डूबते आर्थिक साम्राज्य पर अमेरिका की तेज नजर है। Growth in China can have some negative spillovers. For the United States, growth is slowed, but our labor market continues to be quite strong. I don't expect a recession. चीन की तबाही का जश्न अमेरिका मना तो रहा है, लेकिन उसे पता है कि चीन डूबा तो असर बाकी दुनिया पर भी पड़ेगा, क्योंकि 70 से ज्यादा देशों के साथ चीन मोटा व्यापार करता है। तो जाहिर है मंदी इन 70 देशों पर भी बुरा असर डालेगी। आसान शब्दों में ये समझ लीजिए कि जो देश चीन पर जितना निर्भर है वो उतना ही ज्यादा नुकसान उठाएगा। सबसे बुरा हाल होगा इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में। जिनपिंग की उम्मीदों का सूरज इसलिए भी ढल रहा है क्योंकि दुनिया के 4 बड़े बैंक भी चीन की बर्बादी की भविष्यवाणी कर चुके हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन और यूबीएस, इन सब ने चीन की जीडीपी में 1% तक की गिरावट का साफ साफ अनुमान लगाया है। चीन के कुल विदेशी व्यापार में भी करीब 5% की गिरावट आई है। कई चीनी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर छंटनी भी की है। हताश परेशान चीन अब मंदी पर काबू पाने के लिए बेसिक फार्मूले पर पलटा है, यानी किसी भी तरह निर्यात को कई गुना बढ़ाना। मंदी बुरा संकेत होता है। आपको समझाते हैं कि चीन की मंदी का भारत पर क्या असर होगा। हमें भी चिंता करनी चाहिए। गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बड़ा मार्केट है। गाड़ियां बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है, जो पार्ट्स हमें चाहिए होते हैं, ज़्यादातर हम चीन से मंगा लेते हैं। चीन की मंदी इस सेक्टर में महंगाई ला सकती है, क्योंकि गाड़ियों के पार्ट्स महंगे हो सकते हैं इस मंदी के कारण। घर दुकान पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि स्टील सेक्टर में चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और कंज्यूमर भी। चीन में मंदी से दुनिया में स्टील की डिमांड घटेगी। चीन स्टील की कीमतें घटाएगा, जिससे भारत की स्टील इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। घरेलू उपकरण, बिजली का सामान महंगा हो सकता है। चीन की मंदी से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को भी ज्यादा झटका लग सकता है, क्योंकि भारत में रोजगार देने में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। चीन की मंदी इस सेक्टर में महंगाई और नौकरी में कटौती जैसा दोहरा संकट खड़ा कर सकती है। दवाएं, इलाज महंगा हो सकता है। फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर में भी भारत बहुत हद तक चीन पर डिपेंड करता है, सामान वहां से आता है। चीन की मंदी भारत में दवाइयों को महंगा कर सकती है। चाइना ने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई हैं जिसका खामियाजा उनको अब खुद ही भुगतना पड़ रहा है। ज़ीरो कोविड से लेके और चाइनीज़ सरकार की दखलंदाजी, मुझे लग रहा है उस सब का इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और कोविड के बाद जब से बड़े बड़े देश, विकसित देश और बड़ी बड़ी कंपनीज अब चाइना के अलावा अपना दूसरा मकाम ढूंढने लगे हैं, तो मुझे लग रहा है उसको देखते हुए चाइना अगर स्लो डाउन होता है तो भारत को कुछ हद तक नुकसान होगा, पर मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में भारत को इससे फ़ायदा होने वाला है। इस नफे और नुकसान की बात कर रहे हैं ना, उसे भी समझाने की ज़रूरत है आपको। चीन से हम ज़्यादा माल मंगवाते हैं और उसे एक्सपोर्ट कम करते हैं। अगर चीन में मंदी होगी तो हमसे ज़्यादा सामान नहीं खरीदेगा वो। चीन हमारे व्यापारियों को अपनी इन हरकतों और मंदी की वजह से थोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इस सिचुएशन का एक और पहलू है कि चीन की मंदी से भारत को एक बड़ा फायदा भी हो सकता है, एक बड़ा अवसर है हमारे लिए। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। हमारे मैन्युफैक्चरर्स खुद खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वहां निवेश करने वाले जो हैं चीन में, भारत की तरफ अपना रुख करेंगे। वहां तो मंदी है, वहां से निकलो, बेरोजगारी है, दिक्कत हो गई है, यहाँ आओ, यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे भारत में, तो यहाँ रोजगार बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए भारत सरकार को ये मौका अवसर में बदलना होगा। बाहरी व्यापार के लिए और उदार नीति लानी होगी, ताकि चीन की मंदी के असर से होने वाली बेरोजगारी और महंगाई के गड्ढे को, जो गड्ढा पड़ेगा, अपने ही देश में हम उन उद्योगों को लगाकर उस गड्ढे को भर पाएं। लेबर लॉज को भी थोड़ा सुधारना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेसमैन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब पब्लिक इंटरेस्ट की वो खबर जो हर उस देशवासी से जुड़ी है जो रोज ट्रेन में सफर करता है। पता है क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब को ट्रेन में यात्रा करनी थी। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में सवार होकर नई दिल्ली से प्रयागराज जाना था, वो भी फर्स्ट क्लास में बैठकर। जज साहब पत्नी के साथ टाइम पर स्टेशन पहुंच गए। अब पहुंच तो गए, लेकिन ट्रेन 3 घंटे लेट थी। और अब हुआ क्या कि ट्रेन लेट थी तो इंतजार करना पड़ना था। अब यहां जो हुआ ना, वो बड़ा दिलचस्प भी है और आगे मैं बताऊंगा ये सब मैं क्यों इतनी डिटेल में बता रहा हूं। अब यहां जो हुआ, अब उससे भारतीय रेल की पोल खोल दी। कैसे पोल खोली आप सुनिए और ध्यान से एक ऑर्डर भी देखते रहिएगा उनका, उसको मैं आगे बताता हूं। त्रिवेणी एक्सप्रेस का वेट कर रहा हूँ मैं, जो कि अभी 1.5 घंटे से लेट चल रही है। 1.5 घंटा लेट चल रही है। समझ सकते हैं कि मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ, मॉर्निंग में 7 बजे यहाँ पर आया था लखनऊ, एग्ज़ाम दिया और लगातार अभी वेट ही कर रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है, मैं रात को सोया भी नहीं हूँ। रेल का कोई सुधार नहीं हो रहा है, ना कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक वंदे भारत स्कीम तमाम प्रकार की योजनाएं लाए, लेकिन जो ट्रेन का लेट का हमेशा हर ट्रेन लेट चल रही है। मैं चाहता हूँ कि जो रेल मंत्री जी हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनसे मेरा निवेदन है कि वो ट्रेन का जो समय सारणी है वो टाइम से चलाएं। रुक। अब हुआ ये कि भारत में अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो रोज 20,000 ट्रेन चलती हैं और इनमें 13,000 से ज़्यादा यात्री ट्रेन में सफ़र करते हैं। करीब 7,000 मालगाड़ियाँ भी चलती हैं। टोटल 20 हो गया तो 13 पैसेंजर होगी, 7 दूसरी हो गई। यात्रियों को ट्रेन में रोज तकरीबन 2.5 करोड़ पैसेंजर हैं जिनको ये रेलगाड़ियाँ जो सवारी लेकर चलती हैं उठाती हैं। पैसेंजर ट्रेन का घाटा कवर कैसे होता है? जो नुकसान में चलती हैं वो हम मालगाड़ी से पूरा करते हैं। पैसेंजर ट्रेन अमूमन भारत में 10 मिनट से लेकर 2 घंटे तक लेट होती हैं, लेकिन लंबी दूरी की ट्रेनें 10 मिनट से लेकर 18 घंटे तक लेट होती हैं। हाल देख लीजिए ये। अब ये ट्रेनें लेट क्यों होती हैं? क्योंकि लंबी दूरी की ट्रेनों के स्टॉपेज ज़्यादा होते हैं, साथ ही मौसम और दूसरी जो तकनीकी वजहें रहती हैं उनके कारण ये देरी हो जाती है, इसलिए ट्रेन लेट हो जाती है। अब सुनिए कि जो यात्री ट्रेनें लेट होने के कारण परेशान हैं वो क्या कह रहे हैं। ट्रेन का सफ़र अगर खास आदमी करे तो उसकी शिकायतों को तुरंत सुना जाता है, लेकिन आम आदमी को अगर शिकायत हो तो उसकी सुनवाई कौन करे। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सियालदा एक्सप्रेस में। आप देख सकते हैं ये जनरल बोगी है और किस तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ रहता है इसमें, खाने पीने का हर चीज़ का तकलीफ होता है इसमें। क्या दिक्कत आती है? सीट नहीं मिलता, खाने का कोई इंतजाम नहीं है, तापर ज़्यादा गर्मी है। रिजर्वेशन और जनरल सब एक हो गया है, ना टिकट सही टाइम पे मिलता है और ना जाने में तो आप देख ही रहे हो खुद, इंसान जो है जानवर बन गया, जानवर की तरह सब जा रहे हैं, देख लो आप। लोग फर्श पर बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि जगह नहीं मिलती है, ऐसे में फर्श पर बैठना मजबूरी है। कहाँ तक जाएंगे? सासाराम डेरे, बिहार। तो ऐसे खड़े होके जाएंगे? क्या करेंगे, जगह नहीं है सर। टॉयलेट देख के बताइए कैसा है। देख लियो तो ऐसा है, वो तो टॉयलेट गंदा तो रहेगा ही। गंदा है हाँ। ट्रेन बस रवाना होने को है, लेकिन सियालदा एक्सप्रेस का आप नज़ारा देख सकते हैं। इधर ट्रेन जो है वो अपनी तरफ से सिग्नल दे चुकी है। भैया आप ऐसे जाएंगे ट्रेन में? क्या करें, जगह नहीं है तो ऐसे खड़े होकर के? तो बताओ क्या करें, जगह नहीं है अंदर? नहीं है। कितना मुश्किल होता है ट्रेन का सफर। अमन है मेरे साथ। ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं सियालदा एक्सप्रेस, इससे वो कानपुर का सफर करने वाले थे। अमन, कौन सी बोगी में थे आप? जनरल बोगी में थे। तो क्यों नहीं गए? बहुत सारी इतना भीड़ थी कि सांस लेने की जगह नहीं थी वहाँ पास। तो आप कैसे जाएंगे? तब अगली ट्रेन आ रही है। कभी 1 घंटा लेट है, कभी 1.5 घंटा लेट है, कोई आने जाने का टाइम नहीं है। कितने घंटे लेट रही हैं? 2 घंटे भी हैं, 3 घंटे भी हैं, 4 घंटे भी, कोई लिमिट ही नहीं है जी। 5:30 बजे से यहाँ बैठा हुआ है और 8 बजे घर पहुँच रहा है एक पलवल। आधे घंटे का सफर 3 घंटे में जाकर पहुँच रहे हैं सर। घर पर टाइम से नहीं पहुँचते, रात हो जाती, खाना बनाने में 9-9, 10-10 बज जाते हैं। कुछ बच्चे तो भूखे ही सो जाते हैं, पहुँचेंगे नहीं तो खाना कैसे बनाएंगे टाइम से। सुबह घर से 6 बजे निकलते हैं हम, रात को 10 बजे घर पहुँचेंगे। हमें रास्ते में ऑटो भी नहीं मिलता, कितनी दिक्कत होती है हमें। कोई नहीं बोलता, नहीं कोई सुनता है। कहीं कोई 10 बजे तक बैठे रहो, कोई गाड़ी कोई सुनाई नहीं करते हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं करते। गाड़ी 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेट आती है, कोई बोलता ही नहीं है, कुछ भी पूछते हैं उनको पता ही नहीं होती। हमको नहीं पता कितनी लेट आ रही है। तो लोकल 3 ट्रेन दे रखे, 1 बंद कर रखी, 2 भी टाइम से नहीं है। रात को 10 बजे आए, 11 बजे आए, कोई नहीं। मरे तो मरने दे। सारी लोकल ट्रेनें बंद कर रखी हैं, कोरोना काल में बंद करी थी। कोरोना बहाना है, लोगों को सताना है इनको बस।
अब सोच रहे होंगे आपकी ये कहानी तो सुना रहा था जज साहब की कि उनकी ट्रेन देरी से हो गई और ये लोगों की उनकी अपनी हालत दिखाने लगा। अब मैं इन दोनों बातों को जोड़ने के लिए आपको ये दिखा रहा था, जैसे जज साहब को दिक्कत हुई सेम ऐसे ही रोज लाखों यात्री परेशान होते हैं। लेकिन जज साहब ने एक काम बड़ा शानदार कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस रेलवे स्टेशन पे बैठे बैठे जब उनको लगा, उनकी पत्नी भी साथ थी, कि यार चाय मंगवा लेते हैं, 3 घंटे लगेंगे, उन्होंने चाय ऑर्डर की, पेंट्री वाला चाय नहीं लाया। टीटीई को कहा गया कि चाय वगैरह भेजिए, पता भी था, जीआरपी वालों को बताया गया कि जैसा बैठे हैं और आप इंतजार कीजिए। किसी ने कोई परवाह नहीं मारी, कोई सुध ही नहीं ली, कुछ भी नहीं आया, चाय पानी भी नहीं आया। अब जज साहब को गुस्सा आया और उनका गुस्सा जायज था। उन्होंने एक ऑर्डर निकाला और उन्होंने कहा, जब हाई कोर्ट में बैठे, उन्होंने कहा कि सारे इनके उत्तर रेलवे के जो अधिकारी वगैरह हैं, इनको नोटिस इशू कीजिए और इनको पूछिए कि इस मामले में ट्रेन लेट थी, वहाँ कोई चाय पानी की व्यवस्था नहीं थी, कोई आया नहीं। जो जो लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी थी, उन्होंने उस रेलवे स्टेशन के उन तमाम अधिकारियों को कहा कि आप जवाबदेही तय कीजिए और बताइए। रजिस्ट्रार ने चिट्ठी जारी कर दी। बहुत बढ़िया काम किया जज साहब ने, करना भी चाहिए। जो भी नागरिक, मेरा सवाल है, जो भी नागरिक इस देश में टैक्स दे रहा है, मैं आप, हम अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, वो अपनी सुविधाओं के लिए सवाल पूछ सकता है, क्यों ना पूछे। ये पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है, मैं भी पूछूंगा, आप भी पूछिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, इसलिए आज ये पूछ रहा हूं। ट्रेन लेट हो सकती है, मैंने माना, इतना बड़ा ऑपरेशन है, लेट हो सकती है, हम भी जानते हैं, लेकिन उसका टिकट खरीदकर रेलवे स्टेशन पर इंतजार करने वाले मुसाफिर को दिक्कत क्यों आए, चाय पानी क्यों ना मिले, क्यों ना मिले। ये रेलवे को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर ट्रेन लेट है और भैया ये तो ढर रहा है यहाँ का, तो भाई आप चाय पानी की व्यवस्था रखिए। मसला जज साहब का नहीं है, रोज लाखों मुसाफिर परेशान होते हैं, ये है। भाड़ा मिलता है ट्रेन का, सवारी जाती है, कमाई होती है, तभी तो ट्रेन दौड़ती है और हजारों लाखों लोगों की नौकरी भी चलती है। सोचिए जरा, ऐसा मत कीजिए। पब्लिक कमेंट में अब आपको उन मैसेज का वक्त हो गया है, वो दिखाने का वक्त हो गया है, जिन्हें आपने कल के शो के बाद हमसे शेयर किया है। उनमें से कुछ कमेंट्स को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आते तो बहुत हैं, लेकिन कुछ हम छांट लेते हैं, जिनके नहीं पढ़ पाते हैं माफ कीजिएगा। सुनील शर्मा लिखते हैं, ये देखिए, सुनील शर्मा जी लिख रहे हैं कि बहुत ही शानदार शो है पब्लिक इंटरेस्ट। पटियाल साहब, साहब नहीं, आप मुझे जगविंदर पटियाल ही कहिए, साहब तो आप हैं हमारे। आगे चलिए देखते हैं। प्रदीप शर्मा जी ने आगे लिखा, ये देखिए, माफ कीजिएगा, सुनील शर्मा है, बहुत ही शानदार शो, पब्लिक इंटरेस्ट पटियाल साहब, बीएमसी स्कूल पर जो आपने दिखाया बहुत ही अच्छा लगा। नाइस भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, थैंक यू। ये एक और आ गया, देखिए, उत्तर प्रदेश में तीनों बच्चे हमारे प्राइमरी में पढ़ते सरकारी स्कूल में हैं, उसमें पढ़ाई नहीं होती है, मास्टर और मैडम पैसा सबका, पढ़ाई नहीं करवाते और घूमने के लिए खाली सरकारी स्कूल में सबसे बेकार स्कूल। नहीं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं, ऐसा मत कहिए, लेकिन आपका दर्द हम समझ सकते हैं। गाजियाबाद में सरकारी स्कूल में बच्चों से काम भी करवाया जाता है, ये गलत बात है। काम बिल्कुल नहीं करवाना बच्चों से, बच्चे काम करने के लिए नहीं है, देश का भविष्य बनाने के लिए। ये कौशल्या जी हैं, कौशल्या जी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है प्रशासन आपकी ये बात सुनेगा जो आपने भेजा है, आपका धन्यवाद, और वो आपकी इस बात पर ध्यान देगा। अब एबी राजभर साहब क्या लिखते हैं? एबी राजभर साहब लिख रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में कोई अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन आपका दर्द हम समझ सकते हैं। इस दर्द के कारण ही आप ये लिख रहे हैं। सारे जितने भी मैसेजेस आए थे उनमें से ये पढ़ा हमने, बड़ा अच्छा लगा। एक बार फिर स्वागत है। कल आपको याद होगा हमने आपको शो में एक स्टोरी दिखाई थी, मुंबई के बीएमसी स्कूल की हालत बड़ी ख़राब थी। पता, मलाड़ का वो स्कूल था जहाँ पर बच्चे 9वीं और 10वीं के तरस रहे थे कि किस तरह से पढ़ना है। उनको पढ़ने के लिए, बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, ठूसा गया था उनको एक ही कमरे में 2-2 क्लास के बच्चों को। बीएमसी के स्कूल की उस ज़मीन पर आज एक टीम पहुंची। वो टीम किसकी थी? हमारी खबर देखने के बाद वो टीम थी बीएमसी के एजुकेशन विभाग की, और अफसर भी वहां पर गए। मज़ा आ गया सुबह सुबह देख के कि खबर का असर ये हुआ कि बीएमसी के अधिकारी एक्टिव हुए और उन्होंने जाकर कहा कि बच्चों की ये दिक्कत हम दूर करेंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एजुकेशन अफसर खुद स्कूल पहुंचे थे और बच्चों को होने वाली सारी दिक्कतों को सुना और आश्वासन दिया कि जो दिक्कत उनको आ रही है उसे एक आधे दिन के अंदर ही
दोबारा से रीशेड्यूल करके स्कूल की टाइमिंग्स उसे ठीक कर देंगे। आप ये रिपोर्ट देखो, मैं भी खुश हूं, आपको भी मजा आएगा। प्रिंसिपल्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो तुरंत एक पेरेंट मीटिंग अर्जेंट बुलाएंगे और पेरेंट मीटिंग बुला करके उनको सारी बातें बताएंगे कि क्या कंफ्यूजन था, क्या प्रॉब्लम था। और पेरेंट मीटिंग हम तो रेगुलरली लेते ही हैं, लेकिन ये थोड़ा प्रॉब्लम आया था, इसके लिए एक एक्स्ट्रा हम पेरेंट मीटिंग लेके उनको सारी बातें बता के उनको इत्मीनान दिलाएंगे कि भाई यहाँ बच्चे उनको अच्छा एजुकेशन मिलेगा। देखिए, हम तमाम चीज़ें इतनी खर्च कर रहे हैं, फ्री में यूनिफॉर्म है, बुक्स है, हर चीज़ हम फ्री प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, हमारे टीचर भी क्वालिफाइड है। अब ये सारी चीज़ें अच्छा करने में कुछ कमियां हो जाती है, तो वो भी हम उसको सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व हो गई है। अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया बीएमसी का। इन बच्चों का ख्याल रखिए, यही हमारे देश का भविष्य है। आज पब्लिक इंटरेस्ट में बस इतना ही। कल आपसे जुड़ी खबरें और तमाम मुद्दों के साथ आपके रिएक्शन लेके एक बार फिर हाजिर होऊंगा, क्योंकि ये आपका टाइम है। अब तक के लिए नमस्कार। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।